हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं समाधान सीरीज में जीएस इनसाइट। आपको इसमें राष्ट्रीय आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री से कालखंड में हम लोग बात करने 1885 से लेकर 1905, जिसमें हम प्रथम चरण राष्ट्रीय आंदोलन का देखते हैं। इसके सभी संदर्भों को आज के वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। इस समाधान सीरीज में हम लोग सीधी बात करेंगे, नो बकवास, पढ़े वही जो एग्जाम के तहत आता है। प्रश्न के तौर पर आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आज डे 5 के टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। समझने का प्रयास करेंगे आज इस सेशन में कि यह कालखंड किस रूप से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण था, उसके बीच के अंतर्द्वंद क्या थे, साथ ही साथ वैचारिक रूप से मतों में अंतर कैसे था, उदारवादी और नौ राष्ट्रवादी वैचारिक मत कैसे पनप के आए, उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन अगले चरण में चला जाता है। उस सारे संदर्भ को यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे। तो इस खंड में डिस्कशन के टॉपिक में हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम चरण। आपको इसका समान परिचय हम देखेंगे 1885 से लेकर 1905। पिछले वीडियो में हम लोग कांग्रेस की स्थापना, उससे संबंधित पूर्व जो भी राजनीतिक गठन संगठन थी, उससे गठन से संबंधित, उससे उसके क्रियाकलाप से संबंधित, उनके उद्देश्यों से संबंधित चर्चा कर रखे हैं। तो जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, जाके पहले के वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, प्रथम चरण हम उदारवादी काल के संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। उदारवादी और नौ राष्ट्रवादी वैचारिक मतों में अंतर कैसे थे, उसके संक्षिप्त विश्लेषण देख लेंगे। फिर प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की सफलता क्या रही थी, कौन कौन से बदलाव आपको प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने किया था अंग्रेजों 1885 के बाद जब स्थापना हो जाता है कांग्रेस की, उसके बाद के कालखंड में उदारवादी और नौ राष्ट्रवादी वैचारिक मतों के बीच जो अंतर थे, वो कैसे अंतर्द्वंद में बदल जाता है एक वैचारिक अंतर्द्वंद के तौर पर, इसे भी हम देखेंगे। और कांग्रेस के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही थी, इस सारे संदर्भ को हम देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जीएस इनसाइट में हम लोग जो देखने वाले हैं, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। युक्तिया इसको सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे एमसीक्यू सीरीज चलते हैं, वहाँ पर एमसीक्यू डेली आपको लिया जा रहा है टेस्ट, आप वहाँ जाके दे सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो साथ में हम चीज़ों को केवल पढ़ाई के नज़रिए से पढ़ना है, देखना है, समझना है, तो युक्तिया इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। देखिए, इस टॉपिक की इस चरण में जब समान परिचय की हम बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में राष्ट्रीय चेतना, जो हमारा राष्ट्रीय चेतना विकसित हुआ था, उसमें बहुत तेजी से विकसित हुई। क्योंकि आपको पता होगा, जब संक्रमण काल चलता है, संक्रमण काल चलता है, तो आप जब नए विचार हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास होते नए विचारों, तो उसका उसका अनुसरण करता बहुत से लोग होते हैं, अनुसरण बहुत करते हैं। तो आपको इसके चलते दो कारक महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो मतों के साथ विभिन्नता होती है, जिसके कारण ये चीजें होती है। दूसरा, नयापन होता है। नयापन होने के कारण क्या होता है, उस वैचारिक मतों के समर्थक बहुत से बन जाते हैं। यही आपको राजनीतिक चेतना में भी देखने को मिला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं इसे, जैसे एक विकसित राष्ट्र भारत के, आप यूरोपीय कंट्रियों का वैचारिक चीजें ध्यान रखिएगा, जिसमें हम लोग आधुनिकतावाद का कॉन्सेप्ट हम ले सकते हैं। आधुनिकतावाद का जो कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो आप देखते हैं मॉडर्न जमाने के लिए, मॉडर्न जब हम जमाने की बात करते हैं, तो भारत की पौराणिक संस्कृति जो है उसको बोनी बना देती है। और यह जो अनुसरण करता है आधुनिकवाद को, आधुनिक कॉन्सेप्ट को, कल्चर को, रहन सहन को, तो वो अधिक संख्या बढ़ती है और इसका जस्टिफिकेशन भी करता है। सेम टू सेम आप कॉन्सेप्ट यहाँ समझिएगा। जब यह 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था, तो उसमें राष्ट्रीय चेतना जब धीरे धीरे भारत में विकास में के दौर पर था, तो उसका विकास जो था वो बहुत ही तेजी से बढ़ा। क्यों कि नए विचार थे, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, एक दूसरे के साथ क्या करना शुरू किया, अंतर्द्वंद के साथ बातें होने लगी, तो वैचारिक मत बढ़े, जिसके कारण राजनीतिक मांगे उठने लगी। इसी राजनीतिक अंग में संगठित आंदोलन आपको आरंभ होता है भारत में, जो आपको क्या करता है 1947 तक लगातार चलता है। इसी संदर्भ में ध्यान रखिएगा, जब दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ जाती, उससे पहले हालांकि राजनीतिक संगठनें थी, पर जो प्रबुद्ध व्यक्ति हुआ करता था, जो संपन्न व्यक्ति हुआ करता था, या हम कहें सीधा अर्थों में जो जमींदार वर्ग के थे, उनके द्वारा जो पोषित संस्थाएं थी, वो जो केवल क्या करते थे, इनके वर्ग के हितों की बात करते थे। शुरुआती दिनों की हम बात करें, बाद के दिनों में हालांकि इनके भी संगठन बने,
तो जनसाधारण की बातों को रखने लगे। पर अधिकतर क्या था, जनसाधारण की बातों को रखने लगे थे, पर अधिकतर क्या था कि अभी भी हितों की रक्षा किसकी हो रही थी, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जमींदार वर्ग या संपन्न वर्ग या प्रबुद्ध व्यक्ति वर्ग जो हुआ करता था उसका। पर कांग्रेस की स्थापना के साथ आप देखते, हालांकि शुरुआती दौर में इस वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, पर बाद के दिनों में जनसाधारण के वर्गों की, जनसाधारण की मांगों को रखने लगा। इसी के संदर्भ में जब हम 47 तक आते हैं तो इसकी भारत मुक्ति के साथ जब हम बात करते हैं विदेशी शासन स्वतंत्रता की, भारतीयों की एक लंबी और साहसपूर्ण संघर्ष चला, जिसमें ध्यान रखिएगा, अमूमन कहा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास कहने का अर्थ है कि हम जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास जब जिस तरीके से पनपा, जन्मा, विकसित हुआ, उसी तरह भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के भी संदर्भ आपको उसी के साथ विकसित होते दिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजनीतिक और जो राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन है, ध्यान रखिए, सुविधा की दृष्टि से आधुनिक भागों में हम बांट सकते हैं, जिसमें क्या है, प्रथम चरण जब हम बात करते हैं 1885 से 1905 में उदारवादी कालखंड आपको देखने को मिलता है। द्वितीय चरण में 1906 से चलेंगे 1919 तक उग्र राष्ट्रवाद का कालखंड चलेगा। इस दौरान आपको देखने को मिलता है तृतीय चरण, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन और वामपंथी आंदोलन महत्वपूर्ण से हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ जाता है। और उसके बाद चतुर्थ चरण में गांधीवादी युग, जब 1919 से लेकर 47 तक जब गांधी जी का एंट्री भारत में होता है, तो आप देखते हैं और भी राष्ट्रीय आंदोलन के मांगों में क्या होता है, जनसाधारण के लोगों का प्रादुर्भाव हो जाता है। इस तरीके से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अंतिम दौर 1947 तक पहुंचता है। इस तरीके से चीजों को समझना है, समझने का प्रयास कीजिए। जब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के विविध चरणों की, तो विभिन्न विचारधाराओं का बोलबाला, जैसे उदारवाद, गरमवादी, क्रांतिकारी, वामपंथी, गांधीवादी विचारधाराओं की विशेषताओं से संबंधित आंदोलन विस्तृत रूप से विवेचना देखने को मिलेगा। इस कालखंड में हम जब 1885 से लेकर 1947 तक पहुंचेंगे तो आपको ये सारे विचारधारा आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपको वैचारिक रूप से। ध्यान रखिएगा, इन सभी चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। जब हम आगे के दौर में बढ़ते तो प्रथम चरण उदारवादी चरण, जिसमें हम लिबरल्स ग्रुप की बात करते हैं, फर्स्ट पेज में इरा ऑफ लिबरल्स की। तो ध्यान रखिए 1905 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उन लोगों का वर्चस्व था जब नरमपंथी राष्ट्रवादी या उदारवादी कहा जाता, अर्थात उनके वैचारिक जो मत थे, जो अनुदान की बात करते थे। अनुदान अर्थात हम किसी के कृपा के आधार पर क्या करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, हम अपनी मांगों को बार बार उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उनकी पराकाष्ठा अगर होगी, अगर मान लीजिए अंग्रेजी शासन का अगर इच्छा होगा तो उसे पूरा करेगा। अर्थात यह ध्यान रखिएगा, नरमपंथी विचारधारा शुरुआती दौर में इसी रूप से काम किया था। हालांकि बाद के दिनों में इनमें थोड़ी सी उग्रता आती है, विचारों को रखने की तीव्रता आती है, ये सब चीजें घटनाक्रम होती है। जब बात करते हैं उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं के प्रमुख, तो जिसमें दादा भाई नौरोजी की बात होगी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेवी गोविंद रानाडे, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। तो आप यह ध्यान रखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु के तौर पर गोपाल कृष्ण गोखले जाने जाते हैं। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करें, अनुनय विनय की प्रक्रिया आपको इस कालखंड में देखने को मिलेगी। उदारवादी नेता सैद्धांतिक तरीकों से क्या होते, भारत में स्वतंत्रता की बात करते हैं। अर्थात हम क्या करेंगे, सैद्धांतिक रूप से, संवैधानिक रूप से हम बात करेंगे, संवैधानिक रूप से बात करेंगे, जो सैद्धांतिक मूल्यों की बात करता है, सैद्धांतिक मूल्यों की बात करता है। तो सैद्धांतिक मूल्य क्या थे कि अंग्रेजों के जो व्यवस्था थी, अंग्रेजी व्यवस्था थी, उसके अनुसार हम व्यवस्थाओं को संगठित करेंगे। इस तरीके से चीजों को लेकर हम मांग रखेंगे। उसके अनुसार ध्यान रखिएगा, आगे के कालखंडों में देखिए अंग्रेजों की न्यायप्रियता में उनकी घोर आस्था थी। अर्थात उनको लगता थी कि अंग्रेज न्यायप्रिय से, अर्थात कानून का राज की बात करते थे। आपको ये सब कॉन्सेप्ट ब्रिटेन में चलता था, पर उपनिवेशवाद के कॉन्सेप्ट में ये सब चीजें धारणा काम नहीं करती थी। बाद के दिनों में इनको भी समझ में आया, और मध्यम वर्गीय जो बुद्धिजीवी थे, जिनमें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्य व्यक्ति शामिल थे, का प्रभाव इस कालखंड में देखने को मिलता। तो ये सब कौन थे, प्रबुद्ध व्यक्ति थे, जिन पर संपदा थे, अकूत संपदा जिसे हम कह सकते, अकूत संपदा था। ये लोग बाहर जाके, भारत से बाहर जाके पढ़ने की क्षमता रखते थे। तो यह क्या होते थे, क्षमता रखते थे, जिसके कारण इनको यूरोपीय कंट्रियों में हम बात करें, यूरोपीय देशों में वैचारिक मतों को समझने, लिखने और पढ़ने की जो कला आई, उसने अपने भारत में ये आके क्या करते, उन मांगों को रखने का प्रयास करते। तो यह क्या होता इस कालखंड में, उदारवादी नेता क्या होते, मांगे, प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदन, स्मरण पत्रों और शिष्टमंडलों के द्वारा
भारत सरकार के सम्मुख रखता था। तो यह सब कालखंड आपको 1905 के कालखंड में देखने को मिलता है। इसी लचीलेपन और संयत व्यवहार के कारण उग्रपंथी जो नेताओं की उन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति, पॉलिटिकल जो आपको मेडिकेसरी आपको संज्ञा दी जाती है, जो मेडिकेसरी की जिसे हम राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संख्या के तौर पर देखते हैं। अभी उदारवादी नेताओं ने अपनी मांगे मनवाने के लिए उद्देश्य के अंग्रेज में अपनी संस्थाएं स्थापित की। उसके आपको जब हम संस्थाओं के गठन की बात करते थे, 3 प्रकार के गठन थे ना, बंगाल में, मद्रास में, भारत के बाहर जो संगठन थे, तो इसी में भारत से बाहर भी संगठन स्थापित किए गए। खासकर इंग्लैंड में हम बात करते, फिर 1887 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीय सुधार समिति, 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती। ये सब कालखंड आपको देखने को मिल जाता है इस कालखंड में। इस कमेटी ने इंडिया नामक पत्रिका का भी संपादन किया, तो ये सब आपको घटनाक्रम देखने को मिलता है। 19वीं सदी के अंत में उदारवादी राजनीतिक आलोचना आरंभ होने लगती है, क्योंकि उनकी मांगे न मानने के मारे या देर लपेट होती है कि मांग आज की जा रही है, उसकी पूर्ति बहुत दिनों बाद हो रही है या नहीं मानी जा रही। ये सब घटना देखने को मिलता है। इसी में आपको वैचारिक रूप से अरविंद घोष ने अपने एक पंपलेट न्यू लेम फॉर द ओल्ड, ध्यान रखिए, उदारवादी राजनीति के क्रमबद्ध आलोचना प्रस्तुत करते। ध्यान रखिए शुरुआती दौर में क्या होता है, शुरुआती दौर में अरविंद जो घोष है वो बहुत ही क्रांतिकारी विचारों को रखते हैं। अर्थात हम क्या कहेंगे, ध्यान रखिए, वादियों के बीच में थोड़ा उग्र विचार रखते थे, जो तीव्रता रहती थी मांग। जैसे आप गांधीवादी चरण में देखते हैं, शुरुआती दौर में गांधी जी चरण क्या करते हैं, बहुत अनुनय विनय की बात करते, सविनय अवज्ञा की बात करते, असहयोग की बात करते। उसी में जवाहरलाल नेहरू उभर कर सामने आते, जवाहरलाल नेहरू जो क्या करते, तीव्र मांग रखने के, वो क्या कहते हैं, वो स्वाधीनता की बात करते, स्वाधीनता की बात करते हैं, स्वराज्य की बात कर देते हैं, फिर संपूर्ण आपको पूर्ण स्वाधीनता की बात कर देते, स्वतंत्रता की बात कर देते। तो यह विचारों में मतभेद आपको देखने को मिला है, विचारों में मतभेद, पर उद्देश्य दोनों के क्या थे, आज़ादी दिलाना या अपने मांगों को रखना। इस कालखंड में ध्यान रखिएगा। यहीं पर बाल गंगाधर तिलक की बात होती है, उग्रवादी नेता के रूप में उभरे। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में एक उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय 1893 से लेकर 1900 के बीच आपको कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा नहीं लिए थे। ये सब चीजें घटनाक्रम उस कालखंड में देखने को मिल जाती है। 1900 में अगर हम बात करें इस प्रकार, वर्ष 1900 तक कांग्रेस के अंदर एक दूसरे गुट उभर कर चुका था। ये सब क्या 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के प्रारंभ तक ये घटना कांग्रेस में नरम पंथियों के नीतियों के विरुद्ध असंतोष लगा रखा था, जिसके कारण क्या हुआ, मतभेद बढ़े और पुराने नेताओं अपनी भिक्षा याचना की नीतियों के कांग्रेस किसी हास्पद बना दिया। और क्या बाद के दिनों में कांग्रेस में उन नेताओं का बोलबाला होने लगा जो इस प्रकार के उग्र विचारधाराओं को रखते थे। उग्र कहने का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, खून खराबा नहीं, अपने विचारों को रखने की तकनीक चेंज कर दिए। उसी में बात होती है, उदारवादी नेताओं ने बार बार याचिका देने के बाद ब्रिटिश सरकार किसी प्रकार की रियायत देने से तैयार है, तो उल्टे कांग्रेस पर ही हमले होने लगे। तो इस दौरान इन सारी नेताओं का प्रादुर्भाव जन्म लेता है और क्या होते, मांगों में परिवर्तन होता है। जब हम बात करते हैं इस चरण में उदारवादी और नव राष्ट्रवादी विचारों के बीच का अंतर, तो सामाजिक संरचना, उद्देश्य, कार्यक्रम और व्यक्तित्व के टकराव से संदर्भ में हम देखते हैं। यह महत्वपूर्ण जो है वर्गीकरण देखने को मिलता है। जैसे हम उदारवादी चरण की बात करते हैं तो मध्यम व प्रतिनिधित्व और सामाजिक आधार पर अभिजात वर्ग इसमें शामिल था। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त था, जनसाधारण भारतीय भाषाओं के संपर्क नहीं थे। ये निम्न वर्ग के प्रतिनिधित्व करते थे, जो नौ राष्ट्रवाद थे, जिसमें उग्र विचारधारा के थे, जिसमें हम अनुनय विनय नहीं करेंगे, अपने अधिकारों को लेकर मांग रखेंगे, अधिकारों को लेकर हम क्या करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसी बातें एक इनके द्वारा किया जाए। उद्देश्य स्तर पर दोनों पक्ष कोई गहरा मतभेद उदारवादी नेताओं में स्वराज या स्वशासन को लेकर था, वहीं नव राष्ट्रवाद दबाव में किंतु उद्देश्य में अपना लिया था। तो वो इस प्रकार के स्वराज और स्वशासन के कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर तरीके से रखने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम में प्रार्थना, प्रतिवेदन या स्मरण पत्र की राजनीति इनके द्वारा की जाती थी उदारवादियों। पर इन्होंने क्या किया, कार्यक्रम राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। इन्होंने कार्यक्रम निष्क्रिय प्रतिरोध की बात की। इसके बाद इसके अंतर्गत क्या किया, अन्यायपूर्ण ब्रिटिश जो कानून थे उसके उल्लंघन, ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थाओं का बहिष्कार किया, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देने की बात की। तो यह कालांतर रूप से क्या हुआ, रचनात्मक रूप से यह बदलाव देखने को मिला। किस रूप के बदलाव, कि हम मतों के आधार पर, विचारों के आधार पर, प्रभावों के आधार पर या सहयोग के आधार पर हम बदलाव करेंगे। अब यही व्यक्तित्व के टकराव की बात करते हो। ध्यान रखें, महाराष्ट्र में तिलक व्यक्तिगत, रानाडे गोखले के टकराव रहे। तिलक और रानाडे द्वारा स्थापित पूना सार्वजनिक सभा कब्जे
कब्जा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ तिलक के एक सहयोग अगर कर तिलक ने क्या किया, साथ छोड़कर मेहता गोखले गुट में चले गए। इस कारण तिलक एवं उनके नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। तो इस प्रकार देखते हैं कि अंतर विरोध, टकराव, वैचारिक टकराव इस कालखंड में उभर का सामना आता। वहीं हम जब आगे बढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना, कांग्रेस की उदारवादी राजनीति विरुद्ध प्रतिक्रिया समर्थन 3 रूप से व्यक्त होती है। पहला, एक गैर राजनीतिक प्रवृत्ति उभर कर सामने थे, जिसमें हम बात करते हैं क्या, आपको गैर राजनीतिक प्रवृत्ति की, और जिसमें आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सृजनात्मक कार्यों पर बल दिया जाता है। वहीं दूसरी की बात करें, राजनीतिक उग्रवाद का जन्म होता है, जहां पर हम कुछ नए तकनीकों के द्वारा, जिसमें हम निष्क्रिय प्रतिवाद की बात करते हैं, नाम से जानते हैं, स्वराज के मुद्दे पर जनता के अधिक संगठित करने की कोशिश करती। इसी के बाद देखते हैं आप, जब 1905 में आपको कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है, तो आपको स्वदेशी आंदोलन चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर चीजें उभर कर सामने। तीसरा, क्रांतिकारी आतंकवाद की अभिव्यक्तियां हुई, जिसमें व्यक्तिगत हिंसा, षड्यंत्र द्वारा ब्रिटिश शासन में विरोध जताने की चेष्टा हुई। तो बाद के दिनों में क्रांति 2 दौरों में उभर कर सामने, जहाँ पर हम परिणति देखते हैं। आपको सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोगों का क्रांतिकारी उग्र और क्रांतिकारी आतंकवादी जो घटनाएं, ध्यान रखिएगा, यह ब्रिटिशों के द्वारा दिया गया नाम है आतंकवादी, पर क्रांतिकारी आंदोलन आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से आगे जब हम बढ़ते हैं, आगे कालखंड में आते हैं, तो सबसे याद है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की सफलता भी इसी दौर में देखने को मिलती है, जहां से प्रश्न आपको लगातार पूछे जाते हैं। जैसे 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना, जनपद सेवा के लिए इंग्लैंड और भारत में एक समय में परीक्षा की मांग की गई और सरकार द्वारा व्यय समीक्षा हेतु व्यय आयोग स्थापना होती है, जिसमें 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया जाता है। उदारवादियों की सफलता का मुख्य रूप से देखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल उदारवादियों ने केवल अनुनय प्रतिनय ही किया, उनकी राजनीतिक मांगों को मानी भी गई। और जिस तरीके से चीजों को, क्योंकि चेक एंड बैलेंस का थ्योरी अपनाना था ब्रिटेनों के द्वारा, तो ये चीजें अपनाई गई। प्रारंभिक राष्ट्रवादी, ध्यान रखिए, सार्वजनिक धन पर भारतीयों के नियंत्रण की मांग करते थे। नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यह कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, शुरुआती दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। बाद के दिनों में हम असहयोग की बात करते हैं, असविनय की बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं। पर टैक्स ऐसा चीज है ना, कि किसी की आर्थिक स्थिति को अगर खराब करनी है तो क्या करना है, टैक्स में सहभागिता नहीं देना। तो बाद के दिनों में देखते हैं आपको बहुत जगह यह राजनीतिक हथियार के तौर पर उपयोग किया जाने लगा, क्योंकि कोई भी व्यवस्था बिना अर्थ के नहीं चलती है। यह कॉन्सेप्ट पुरातन समय से चली आ रही थी, ब्रिटेनों को भी यह समझ में आती थी। तो यह क्या होता, उदारवादियों ने महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, अंग्रेजी सरकार के भारत पर आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करवाया। और देखते हैं बाद के दिनों में कि खर्च की सीमा को क्या किया गया, सीमित किया गया ब्रिटेनों के द्वारा। ये सब घटना आपको इस कालखंड में सफलता के दौर पर ही देते। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निकासी का सिद्धांत हम देते हैं, जनसाधारण तक पहुंचाते हैं, जिससे और भी लोग प्रभावित होते हैं। अब उदारवादी राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा आर्थिक नीतियों की जिस तरह व्याख्या की गई, उसके कारण इस युग में आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग भी कहा जाता है। तो ये सब घटनाक्रम आपको देखने को मिलता है। अब राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के कार्य 2 दिशाएं थी, जिसमें हम बात करते हैं, प्रथम, भारत की राजनीति में राजनीति चेतना और राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए शक्तिशाली जनमत तैयार करना। जो बाद के दिनों में आप देखते हैं कि गांधी जी का जैसे ही आगमन होता है गांधी जी का, तो यह और भी प्रवृत्ति बढ़ जाती है और जनसाधारण एकदम भीड़ की तरह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगते हैं। जो प्रबुद्ध व्यक्तियों को पहले हुआ करता, संपन्न व्यक्तियों का समूह हुआ करता था, अब जनसाधारण फटे हाल जो व्यक्ति हुआ करते थे, खेतों में काम करने वाले, छोटे छोटे रोजगार करने वाले लोग भी राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो जनता क्या होती है, दूसरा जनता राजनीतिक प्रश्नों को शिक्षित और एकताबद्ध करना, और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव और प्रार्थना पत्र में मूलतः इसी लक्ष्य के द्वारा निर्देशित होता है। बाद के दिनों में ये सब घटना आपको देखने को मिलती है। अब इसी कालखंड में बंगाल का विभाजन हो जाता है 1905 में। तो बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में लिया जाता है। इसका प्रशासनिक असुविधा बताया जाता है। बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बंगाल को बांटने का प्रस्ताव, सबसे पहले 3 डेट याद रखिएगा, एक 9 दिसंबर 1903, दूसरा 20 जुलाई 1905, तीसरा 16 अक्टूबर 1905। यह 3 डेट में ध्यान रखिएगा। 3 दिसंबर जब हम बात करते हैं 1903 की, तो ब्रिटिश संसद में यह पारित किया गया था बंगाल विभाजन के कॉन्सेप्ट को। 20 जुलाई को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कर दिया गया कर्जन के द्वारा, और 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हो गया। तो ये 3 डेट आपसे बार बार प्रश्न के तौर पर पूछा जाता है। अब ध्यान रखिए, बंगाल विभाजन की जब हम बात करते हैं, तो यह बंगाल प्रेसिडेंसी पूरा हुआ करता है, जिसमें हम उस समय बंगाल
में आपको पश्चिम बिहार भी आता था, उड़ीसा भी आता था, वर्तमान का वेस्ट बंगाल भी आता था, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश, वर्तमान का बांग्लादेश भी आता था, और असम के क्षेत्र भी आते थे। यह सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। बर्मा तक के क्षेत्र आपको असम के प्रेसिडेंसियों में आता था, जो पूरा बंगाल कहलाता था। जब यह 1905 आया तो 1905 को बांट दिया गया 20 से, ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको ईस्ट बंगाल एंड असम शामिल था। वहीं वेस्ट बंगाल में, ईस्ट और वेस्ट में हम बंगाल की बात करेंगे तो बिहार शामिल था, उड़ीसा शामिल था, और बंगाल तो था ही था। तो ध्यान रखिएगा, ये कालखंड क्या करता है, इसमें आपको अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का कॉन्सेप्ट दे देता है। इस तरफ हिंदू कॉन्सेप्ट बहुसंख्यक थे, तो इस तरफ मुस्लिम बहुसंख्यक थे। तो इसके बाद क्या होता है, एक सांप्रदायिक सद्भाव के आधार पर चीजों को बांटने का प्रयास किया जाता है। सांप्रदायिकता को राजनीति के केंद्र में लाने का प्रयास कर्जन के द्वारा किया जाता है। तो बाद के दिनों में मैं क्या कहता हूं, जब हम पाकिस्तान विभाजन की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान विभाजन में जिन्ना और उसके जो सहयोगी वर्ग थे, उनका योगदान नहीं था भारत के पाकिस्तान बंटवारे में। ये कर्जन जो व्यक्ति था ना, ये शुरुआत 1905 से ही कर दिया भारत के विभाजन, जहां पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के कॉन्सेप्ट को क्या एडमायर कर दिया अपने क्षेत्र प्रशासन के लिए। जहां इसके बाद आपके दिनों में देखते हैं कि इन वर्गों में राजनीतिक मांगे अपने अपने स्तर पर बढ़ने 1906 में आप चीज़ें बदलते हुए देखते, फिर उसके बाद 1942 तक आते आते स्थितियां और बद से बदतर हो जाती है। तो यहाँ पर ये 3 डेट याद रखना। उसके अतिरिक्त ध्यान रखना, बंगाल विभाजन जो बंगाल का होता है, उसके पूर्वी भाग में असम सम्मिलित कर दिया गया पूर्वी बंगाल के साथ, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, जिसकी राजधानी कहाँ थी, ढाका थी। ढाका कहाँ है, ढाका याद रखिएगा, अभी वर्तमान का बांग्लादेश की राजधानी। इसके पर लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर को यहाँ का प्रथम गवर्नर बनाया गया। ये प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं पीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दूसरा भाग पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बनाया गया। यहाँ की राजधानी कलकत्ता ही थी, और पहला गवर्नर एंड्रूज फ्रेजर था। ये सब सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप जाके देखिएगा, वहां पर डायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे यहाँ से। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिए, जब ये घटनाक्रम हो जाता है तो 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ करने की घोषणा की जाती है। ये डेट याद रखना है, कहाँ हुआ था, कलकत्ता। ये सभी प्रश्न आपको पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। जरूर आप जाके मिलाइएगा अपने पीवाईक्यू से, चीजें समझ में आएगी। क्या टू दी पॉइंट इनसाइट के तौर पर जो चीजें दी जा रही है, केवल उतना ही पढ़िए जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ध्यान रखिए, 16 अक्टूबर 1905 में पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। यह कितनी दफा प्रश्न पूछा जा चुका है, यह डेट याद रखिएगा। इसके तहत रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाया जाता है। तो किन के आह्वान पर यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए। क्लियर है। जब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो ये चीजें देखने को मिलती है कि 1905 में एक कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है, जहां पर क्या होता है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कर दिया जाता है। ये सारे प्रश्न आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा, टॉपिक के तौर पर जो चीजें बताई जा रही है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखे, बाद जो बाद में वर्तमान बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनता है। तो ये सब सारे प्रश्न। रविन्द्रनाथ टैगोर 1906 में भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना करते हैं, जहां स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा 12 साल में स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया जाता है, जो स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इस बांग्ला आपको जो शोक दिवस मनाया जाता है या स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है, तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाता है। ये सब चीजें घटनाक्रम आपको देखने को मिल जाता है। इसी के बाद आपको चीजें घटनाक्रम कांग्रेस के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया के तौर पर बहुत सी चीजें उभर कर आती है, जहां पर कांग्रेस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण बदला हुआ दिखता है। इस कालखंड में आरंभिक दिनों में कांग्रेस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण तटस्थ था, या हम न्यूट्रल के तौर पर इसे देखते हैं। जहां कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में लॉर्ड डफरिन के प्रति जो उद्यान भोजन दिया गया था, दोपहर का भोजन आपको कराया गया। 1987 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के बाद सरकार का रुख बदल जाता था। दूसरे ही दिन में 85 में स्थापना होती है, दूसरे अधिवेशन के बाद आपको ध्यान रखिए, मद्रास अधिवेशन के बाद कांग्रेस का रुख बदल जाता है। जो तड़िक चालक और जो कॉन्सेप्ट था, वो कहीं ना कहीं धीरे कमजोर होता हुआ बाद के दिनों में दिखता है। 1888 में डफरी ने एक भाषण में कहा था, क्या कहा था, कांग्रेस को थोड़ी सी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। यह डफरी बाद के दिनों में और भी चीजों को उभार कर सामने ला, जहां हम जब इस दौर में हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखिए, कांग्रेस में फूट डालने के उद्देश्य सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में राजा शिव प्रसाद के साथ कांग्रेस के विरोध में एक समिति गठित की जाती, जिसका नाम था भारतीय
भक्त मंडल, यह एक संस्था के तौर पर बाद में उभर जाती है, जो ये दोनों लोग क्या करते हैं, कांग्रेस में फूट डालने के उद्देश्य से काम करते हैं। तो मैंने क्या बताया, 1905 में ये स्थितियां उभर कर सामने आती है, और जस्ट इसके बाद ये चीजें उभर कर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपको आपको इसके बाद क्या हो जाता है कि आपको स्थापित कर दिया जाता है, मुस्लिम लीग की चीजों को, घटना आपको देखने को मिल जाएगी। 1880 में सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस में क्या कर दिया, प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाता, जो पहले हुआ करता था। ये सब घटनाक्रम आपके बाद के दिनों में देखने को। वारसराय लॉर्ड कर्जन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। अब एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, कांग्रेस अपने पतन की ओर अग्रसर है तथा उसकी कर्जन अर्थात कर्जन की इच्छा थी कि वह उसकी शांतिमय मृत्यु में सहायता कर सके। तो इस प्रकार कर्जन क्या चाहता था, कांग्रेस के शांतिमय मृत्यु की बात कर देता। तो ये कोटेशन आपसे बार बार पूछा गया एग्जाम में। वहीं हम जब बात करते, एलिंगन द्वितीय ने अपने दम्भ भरे स्वर में कहा था कि हमने भारत के तलवार के बल पर जीता है, उसे तलवार के बल पर ही अधीन रखेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, जो एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछा जा चुका है। भारतीय जनता बढ़ती एकता अंग्रेजी शासन से एक बड़ा खतरा माना, और यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, बांटो राज करो की नीति आपको लागू कर दी गई, प्रभावी ढंग कर दिया गया। पाकिस्तान जैसे कॉन्सेप्ट को भी हवा दिया गया। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाती है। वहीं हम जब इनके प्रयासों सफलता तब मिली जब 1888 में सर सैयद अहमद खां एंग्लो इंडिया मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना कर देते, और ब्रिटिश अधिकारियों यह विरोध राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में रोकने में असफल रहा। ये सब चीजें घटनाक्रम आपको इस कालखंड में देखने को मिल जाता है। जब इसके कालखंड में जाते तो एक महत्वपूर्ण याद रखिएगा, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखी गई एक बात को, जिसमें बात होती है कि ब्रिटिश सरकार तथा नौकरशाही कांग्रेस के विरोधी षड्यंत्र अपने उद्देश्य की पूर्ति में इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वे यह बात जानने में असमर्थ रहे कि कांग्रेस की शक्ति का मूल आधार मध्यम वर्ग न होकर धनाढ़ वर्ग था, जो आपको यह कहीं न कहीं बाद के दिनों में उभरते हुए दिखा भी और समझा भी गया। तो बाद में जब गांधी जी की एंट्री होती है तो इस मध्यम वर्ग को और भी बेहतर किया जाता, जनसाधारण को आंदोलन में उतारा जाता, जिसके माध्यम से स्वतंत्रता हमें बाद के दिनों में मिल जाती है। ये सब घटनाक्रम इस कालखंड में देखने को मिलता है। कल के क्लास में हम द्वितीय चरण देखेंगे। पूरा द्वितीय चरण में जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी संगठन बने, सबकी चर्चा कल के हम वीडियो में करेंगे। तो इनसाइट जो आप लोगों को वीडियो दिया जा रहा है, इस जिस्ट के तौर पर, जिस्ट जो छोटा सा आपको क्रश के तौर पर, तो इसे जरूर देखिए। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। परीक्षा के अंतिम दिनों में ध्यान रखिएगा, रिवीजन के मोड से इसे देखिए, रिवीजन के मोड से देखिए। यह चीज़ें सीखने के लिए है, सीखने के लिए कम से कम वो चीज़ें जरूर पढ़ के जाइए जो एग्जाम में आता है। पढ़ के जाइए जो क्या है, जाए जो एग्जाम में आता है। एग्जाम में आने वाले पॉइंट को एक बार अगर रिवीजन कर लेते हो तो याद रहेगा, वो एग्जाम में जरूर आपको प्रश्न में दिखेगा, तो आप उसे सही तरीके से सही करके आइए। गलती देखिए, एग्जाम में सिलेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, या हम पीक पॉइंट हम बोले, अगर पिन पॉइंट हम बोले, तो आप एग्जाम में जितनी कम गलतियां करेंगे ना, एग्जाम में जितनी कम गलतियां करेंगे, तो ध्यान रखिएगा उतना सफलता का दर बढ़ जाएगा। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो चलिए फिर कल नए वीडियो एनालिसिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।